अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब नाज़रीन, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह ताला आपको सेहत दे और सलामत रखे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने जो चूज़ किया है वो कुछ दोस्तों के सवालों को सामने रख के ना जो है वो सारा ये चूज़ किया गया है। उसमें कुछ दोस्तों ने पूछा था कि इंतकाल कितनी किस्में हैं इंतकाल की, इसके अलावा ज़मीन मुंतकिल करने के कौन कौन से और तरीके हैं। तो वो आज मैंने सोचा कि ये सारा कुछ आप लोगों के सामने मैं गोशगुजार कर दूं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ज़मीन जो है ना, ज़मीन जब एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम मुंतकिल होती है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से हम उसको मुंतकिल कर सकते हैं। उसका सबसे पहले, वैसे तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है सारा, रजिस्ट्री के बारे में भी किया हुआ है, हिबा के बारे में भी किया हुआ है, इसके अलावा वो तकसीम का दावा वगैरह भी वो सारा डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज मैं आपको सारे ज़रा थोड़ा सा तफसील के साथ बता देता हूँ कि इनके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है ना कि जब आप किसी से कोई ख़रीदो फरोख्त करते हैं कोई ज़मीन वगैरह की, तो उसकी रजिस्ट्री करवाई जाती है। उसको रजिस्टर्ड सेल डीड बोलते हैं या दस्तावेज़ बैनामा जो है ना उसको बोलते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि उसको बाकायदा प्रॉपर रजिस्ट्री करवाई जाती है, जैसा कि मैंने वो पहले भी एक लेक्चर में सारी तफसील उसकी समझा दी है कि उसके लिए फ़र्द बै की ज़रूरत होती है या साबका रजिस्ट्री की ज़रूरत होती है, और मालक ने आना होता है, साथ दो गवाह चाहिए होती हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, गेन टैक्स लगता है, एडवांस टैक्स लगता है। वो सारा प्रोसीजर करके सब रजिस्ट्रार के पास जो है ना, वो तहसील के अंदर जो सब रजिस्ट्रार है वो उसने उसको रजिस्टर्ड करना होता है, वहाँ पे जो है ना उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। उसके अलावा एक तरीका है जो इंतकाल का, इंतकाल जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। इंतकाल करवाने से आप जो है ना वो डायरेक्ट इंतकाल करवाने से आप प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसमें अगर तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो शहरी हदूद के अंदर है और कंप्यूटराइज हो गई है, कंप्यूटराइज हो गया, तो आप उसको इंतकाल चढ़वाना चाहते हैं तो आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाएंगे। अब वो जो बेचने वाला है वो भी जाएगा, जो ख़रीदने वाला है वो भी जाएगा। इसके अलावा जो दो गवाह जाएंगे, आप चारों इकट्ठे जाएंगे, चार बंदे, और वहाँ पे जाके उसको वो आप टोकन लेंगे। टोकन लेने के बाद वो चलान मुरतब करेगा, आपका चलान की फ़ीसें वगैरह जमा करवाएंगे, और उसके बाद जो है ना वो आपको एक टाइम देगा, उस टाइम पे आप लोगों ने जाके तो उसको जो है ना वो उधर वेरीफाई करना है, बयान देने हैं, और उधर आपका इंतकाल जो है ना थ्रू म्यूटेशन, थ्रू इंतकाल आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका जो हमने पहले भी मैंने आपको एक लेक्चर में बताया, हिब्बा है, कि हिब्बा के ज़रिए जो है ना, यानी कि हिब्बा का मतलब होता है गिफ्ट। इसके तीन लवाजमात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑफ़र करना, यानी कि जो बंदा, जिस बंदे की जगह है वो जिसको दे रहा है उसको ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें ये जगह देना चाहता हूँ, मैं इसके अगेंस्ट तुमसे कुछ नहीं लूँगा, विदाउट एनी कंसिडरेशन जो ट्रांसफ़र होती है उसको हिब्बा बोलते हैं। तो उसकी आगे से एक्सेप्टेंस, यानी कि वो बंदा कबूल करता है कि ठीक है मैंने कबूल किया, तुमने मुझे जो हिबा किया है जगह का, ये मैं कबूल करता हूँ। और तीसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट है जो ज़रूरी है, जो लाजम है, वो कब्ज़ा का ट्रांसफ़र है, कि अब कब्ज़ा भी जो है ना उसी वक्त उन्हीं गवाहान, दो गवाहान की मौजूदगी में अगर कब्ज़ा ट्रांसफ़र हो जाए तो हिबा जो है ना उसका मैंने तरीका पहले भी बता दिया कि उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, उसको डिग्री करवा सकते हैं, और उसके अलावा उसको उसकी म्यूटेशन यानी कि उसका इंतकाल भी चढ़ सकता है। इसके अलावा चौथे नंबर पे है डिग्री, अदालत की डिग्री, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अदालती डिग्री के ज़रिए हम इसको कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दो तरह के दावे होते हैं, दावा इस्तकरार हक, यानी कि इस्तकरारिया दावा कि अगर ऑलरेडी आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो जिसके बुनियाद पे आप खुद को मालिक समझते हैं, तो आप कोर्ट में जाके उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर करवा सकते हैं कोर्ट से कि मैं इसका मालिक हूँ, ओनरशिप है मेरी। और अगर दूसरा दूसरा तरीका दावा तकसीम का, यानी अगर एक भाई बहन या कोई आपस में खानगी तकसीम किसी की या वरासती जायदाद है, तो वो आप लोगों ने एक भाई का शेयर जो है ना वो दूसरे को देना है, दूसरे ने तीसरे को देना है, या दो भाइयों ने बहन को देना है, या किसी भी बहन भाई ने एक दूसरे के लिए उसको छोड़ना है, तो वो उसको हम तकसीम का कहते हैं। कि उसकी उसकी तकसीम की डिग्री हो जाती है, उसमें 500 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है जिसके ऊपर वो तहरीर हो जाती है, और उस डिग्री को फिर अगर आप चाहें तो वो रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा सकते हैं। उसमें ख़र्चा कम आता है, रजिस्ट्री से भी कम आता है, हिबे से भी कम आता है, हर चीज़ से कम आता है अगर आप तकसीम के ज़रिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो भी प्रॉपर ट्रांसफ़र है, उसमें भी सारा कुछ होता है, उसमें भी यानी कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसके अलावा एक तरीका तमलीक, तमलीक के बारे में एक क्वेश्चन भी आया था कि तमलीक क्या होती है।
तमलीक नाज़रीन एक हिब्बे की एक किस्म है, गिफ्ट की एक किस्म है। ये मुहम्मदन लॉ के अंदर अंदर आती है। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ है उसमें नहीं आती, ये मुहम्मदन लॉ में आती है कि अगर कोई बंदा, कोई बाप अपने जायज़ वारसान में से किसी को या सारे जायज़ वारसान को तकसीम करके उनको उनके नाम हिब्बा करवाना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि मैं कब्ज़ा इस वक्त नहीं दूंगा, कब्ज़ा मेरे मरने के बाद या मेरी डेथ के बाद इनको मुंतकिल होगा, या कब्ज़ा फ़लाँ वक्त पे मुंतकिल होगा, उसको हम तमलीक बोलते हैं। तमलीक का मतलब है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, मलकियत आपने ट्रांसफ़र कर दी है लेकिन कब्ज़ा मुंतकिल नहीं किया, उसको तमलीक बोलते हैं। अब अगर वो कब्ज़ा मुंतकिल नहीं किया तो इसमें जो हिबा करने वाला है ना, हिबा करने वाला जो गिफ्ट देने वाला बंदा है, जो तमलीक करने वाला बंदा है, उसको एक बेनिफिट होता है कि वो इसको रिवोक भी कर सकता है, इसको तोड़ भी सकता है, इसको ख़त्म भी कर सकता है, इसको बाद में जो है ना, वो अगर उसने कोई कंडीशन अपने बच्चों पे लगाई है कि वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, या उसको ख़तरा है कि वो अब इसको घर से निकाल देंगे अगर कब्ज़ा ट्रांसफ़र कर दे, तो उस सूरत में वो तमलीक कर सकता है उनको कि अभी मैं इनको इतनी इतनी जगह दे रहा हूँ कि इनके नाम मुंतकिल कर दी जाए, लेकिन कब्ज़ा मेरे पास रहेगा और मेरे मरने के बाद ये इसके मालक बनेंगे, प्रॉपर मालक बनेंगे। इसको तमलीक बोलते हैं। इसके अलावा एक किस्म है नीलामी, ऑक्शन, जिसको ऑक्शन बोलते हैं। नीलामी का आप सबको पता होगा, इसमें इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दो तरह की होती है। एक तो प्राइवेट नीलामी होती है कि जो यानी कि कोई प्राइवेट ग्रुप जो है, जैसे कोई अपनी फैक्ट्री की या अपने घर की या अपने दुकान की, शॉप की या किसी की नीलामी करते हैं और वो इश्तहार वगैरह लगाते हैं, तो नीलामी में जाके आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। और दूसरी नीलामी जो कोर्ट के ज़रिए होती है। अब दो तीन तरह की कोर्टें होती हैं, जो जैसे कि बैंकिंग कोर्ट है। बैंकिंग कोर्ट ने जो रहन रखी होती हैं जायदादें और जो प्रॉपर्टीज़, उनको जब वो लोग लोन वापस नहीं करते तो उनके खिलाफ केस चलते हैं और वो प्रॉपर्टी जो है ना वो नीलाम होती हैं। इसी तरह फैमिली कोर्ट में प्रॉपर्टी नीलाम होती हैं। इस तरह सिविल कोर्ट में जो दावा दिला पाने वगैरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना जो अटैच हो जाती हैं वो नीलाम होती हैं। तो ऑक्शन में आपको सेल सर्टिफिकेट कोर्ट की तरफ से जारी होता है और कोर्ट की तरफ से आपको पोजेसन दिया जाता है, वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और उस तरीके से भी प्रॉपर्टी जो है ना वो मुंतकिल की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीज डीड। लीज डीड के जरिए भी प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र की जाती हैं। लीज डीड जो है ना वो 100 साल की लीज होती है, 99 ईयर्स की, जो उसको बोलते हैं कि वो लीज होती है। और वो बड़ा नॉमिनल सा जो है ना वो किराया होता है, किराया का हिसाब होता है, उसमें बंदा मालक नहीं होता, लेकिन उसके पास उस प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने के राइट्स उसको मुंतकिल हो जाते हैं। उसकी म्यूटेशन में नाम आ जाता है उसकी, जो जैसे GLR कंटोनमेंट बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी लीज होती हैं। बाहर के मुल्कों में सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे लीज डीड्स ही चलती हैं। कोई ओनरशिप नहीं किसी को परमानेंट ट्रांसफ़र होती, लेकिन वो लीज डीड के थ्रू जो है ना वो रेंटल उसको बोला जाता है कि वो नॉमिनल सा किराया जो है ना वो उसको दिया जाता है। जैसे आजकल वो फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा है, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि जो जम खाना, लाहौर का जम खाना क्लब है, 1500 एकड़, 1500 कनाल रकबा है और सिर्फ 5000 रुपया उसका जो है ना वो उसकी लीज है, उसका किराया है 5000 रुपया मंथली। तो जबकि वो करोड़ों अरबों अरबों खरबों की जायदाद है। इस तरह से ये लीज़ जो है ना ये की जाती है। 99 ईयर के लिए ये लीज़ की जाती है। उसको कम भी किया जा सकता है, अब तो 50 ईयर्स के लिए भी होती हैं, 33 ईयर्स के लिए भी होती हैं, लेकिन 99 ईयर्स की जो लीज़ है ना वो प्रॉपर गिनी जाती है। उसके बाद आ जाता है मॉर्गेज। मॉर्गेज के ज़रिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन मॉर्गेज हमेशा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हक़ में किया जाता है, जिससे हम पैसे लेते हैं, कोई लोन वगैरह लेते हैं उसको जो है ना वो उसके हक़ में उसके हक़ में मॉर्गेज किया जाता है। और मॉर्गेज की डीड बाकायदा प्रॉपर रजिस्टर्ड होती है सब रजिस्ट्रार के पास। उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगती, और उसमें उसको भी जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाया जाता है। मॉर्गेज के थ्रू प्रॉपर्टी आपकी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक है, उसके नाम पे जो है ना वो मुंतकिल हो जाती है। तो ये एक प्रॉपर्टी मुंतकिल करने का ये भी तरीका है। इसके अलावा एक अलाटमेंट लेटर, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो है ना वो अलाटमेंट लेटर चलता है। अलाटमेंट लेटर के ज़रिए आप मालक होते हैं, जिस वक्त किसी को सेल परचेज़ करते हैं उसकी रजिस्ट्री होती है, लेकिन वो हाउसिंग सोसाइटियाँ खुद ही करती हैं, अपने अंदर ही उन्होंने फाइल्स वगैरह बनाई होती हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह पे करके। तो वो आपको अलाटमेंट लेटर जो है ना वो उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं किसी दूसरे बंदे के नाम, लेकिन वो अलाटमेंट लेटर भी एक वैलिड होता है। जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से, उनके अलाटमेंट लेटर्स वैलिड होते हैं। जैसे CDA है, CDA भी अलाटमेंट लेटर जारी करता है। इस तरह LDA
या DH या यानी कि जिधर भी आप हाउसिंग सोसाइटी जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आप जो है ना वो जब जगह लेते हैं तो वो अलाटमेंट लेटर जारी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे मुआशरे में एक और तरीका चला हुआ है कि आप पावर ऑफ अटारनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, पैसों से, रजिस्ट्री के पैसों से बचने के लिए पावर ऑफ अटारनी उस बंदे से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। और वो अगर तो आप उसको यानी कि सिंपल करवाएंगे तो वो तो उसकी तो इतनी हैसियत नहीं होगी, लेकिन आप उसको अगर इररिवोकेबल करवा लेंगे, इररिवोकेबल का मतलब है कि जो टूट नहीं सकता, इरिवोकेबल करवा लेंगे तो फिर दोनों की गैर मौजूदगी में वो टूट नहीं सकता, एक बंदा उसको जाकर तोड़वा नहीं सकता, दोनों जाएंगे, दोनों जाके कॉन्सेंट देंगे, बयान देंगे तो फिर वो टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। तो जब तक वो पावर, लेकिन पावर ऑफ अटारनी का एक नुकसान ये है, उसमें आपको सेल परचेज के इख्तियार तो मिल जाएंगे कि आप उसको सेल कर सकते हैं, किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, म्यूटेशन करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि अगर पावर ऑफ अटारनी देने वाला बंदा उसकी डेथ हो गई तो फिर वो पावर ऑफ अटारनी जीरो हो जाएगा और उसकी वैल्यू बिल्कुल नाल एंड वाइड हो जाएगी, कानूनी तौर पे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये जो तरीका है ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने ये परचेज़ किया तो अगर महीने 1.5 महीने के अंदर आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो फिर पावर ऑफ अटारनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो एक ये तरीका है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट होता है दस्तबरदारी। दस्तबरदारी भी जो ज़रूरी ज़मीनें होती हैं, ख़ासतौर पर पुराने दौर में जो ये जो है ना ये दस्तबरदारी के हिसाब से दस्तबरदारी का एक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड होता है। उसमें अगर तो आपकी विरासती जायदाद है दो भाइयों के दरमियान, या दो भाइयों ने इकट्ठी परचेज़ की है एक ही वक्त में, एक रजिस्टर्ड सेल डीड है उसकी, तो उसमें एक भाई दूसरे के भाई के हक में दस्तबरदार हो सकता है, उसकी वैल्यू पटवारी उसको डिक्लेयर करेगा, थोड़ी बहुत वैल्यू लगा के वो उसकी दस्तबरदारी सब रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर करवाते हैं और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा एक और तरीका है तबादला, यानी कि जिस वक्त आप दो प्रॉपर्टीज़ का तबादला करते हैं तो उसको तबादला जो है ना वो उसका रजिस्टर्ड करवाया जाता है। और तबादला जो है ना वो तबादला जिस वक्त रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो ओनरशिप उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसकी मलकियत जो है ना वो इस जगह की उसके पास चली जाएगी, उस जगह की उसके पास चली जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए कोई और तरीका नहीं है। जो रेंट डीड जो रेंट एग्रीमेंट है वो भी रजिस्टर्ड होता है बाकायदा। अगर आपने वो 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का लिखा हुआ है और उसमें कोई शर्त नहीं है कि इस शर्त के हिसाब से ये खाली करवाया जा सके, तो फिर तो आप वो उतनी देर के लिए मालक हैं उसके, आप उसकी जो रेंट डीड की शराइत हैं वो उसके मुताबिक। तो रेंट डीड अगर आप कर लें किसी के साथ, अगर आप रेंट डीड यानी कि 40 साल के लिए, 50 साल के लिए कर लें और रेंट फिक्स कर लें, और उसका जो है रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट बहुत कम है, 0.0325% जो है ना वो पड़ती है, तो उतनी स्टाम्प ड्यूटी लगा के ना उस पर एडवांस टैक्स है ना गेन टैक्स, आप 50 साल के लिए किसी के साथ रेंट डीड करके रेंट डीड रजिस्टर्ड करवा सकते हैं उस हिसाब से भी। लेकिन आपको उसमें उसको सेल करने के इख्तियार नहीं मिलेंगे, आप उसको यूज़ करने के इख्तियार मिलेंगे, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उसमें रह सकते हैं और उसको फर्दर एलिनेट या फर्दर उसको किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये जनाब आज का इतना ही था कि हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कितने तरीके हैं जिनके मुताबिक हम ज़मीन को एक दूसरे से मुंतकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई देखेंगे, कोई हक शुफा वगैरह पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि हक शुफा क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक बनाए, और अपने मुल्क के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क को सलामत रखे, और हमारे ऊपर जो मुश्किलात आई हुई हैं इस वक्त महंगाई की और ये ज़ालिम हुक्मरानों की जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, अल्लाह ताला इनसे निजात दे और कोई अच्छा नेक बंदा जो है ना वो हमारे मुल्क पे लेके आए, ताकि अल्लाह ताला हमारा जो है ना हम ये नासर हो।